नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के डेली 20 प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 51 जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 52 और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे। तो आप लाइव आकर भी ये वीडियो जो है वो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो प्रश्न मैंने क्या पूछा था कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो है वो भारत में किसके दरबार में आया था। चार ऑप्शन है, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या हेमू। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं सबसे पहले मेगास्थनीज के बारे में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो मेगास्थनीज की यदि बात करें तो सबसे पहले बात करें इसके समय की, कब से कब तक रहा था। तो 304 ईसा पूर्व से लेकर 299 ईसा पूर्व तक इसका आपको समय देखने को मिलता है। और ये आपका एक यूनानी राजदूत था, यानी कि आप कह सकते हैं यूनान का जो है ये राजदूत था। आया किसके दरबार में था। उत्तर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है वो आया था। और मेन जो आने का रीजन था वो था सेल्यूकस निकेटर और इस चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो संधि हुई थी। तो चार उसमें शर्तें थी, उसी शर्तों में से एक शर्त थी कि जो मेगास्थनीज है वो भारत, या कह सकते हैं भारत में जो है इसके दरबार में जो है वो आए। तो एक शर्त के अनुसार भी कह सकते हैं जो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके बीच में रखी गई थी। मेगास्थनीज के संबंध में एक पुस्तक बहुत ज़्यादा फेमस है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो है इंडिका। ये जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत से पेपर में जो है ये पूछी भी गई है। तो ये आपकी इनकी जो है वो पुस्तक है और इस पुस्तक में मेगास्थनीज ने भारत में आकर जो कुछ भी देखा है सभी वर्णन जो है इसी में जो है वो किया है। चलिए देखते हैं अब अपना अगला इस वीडियो का प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 के विषय में सही कथन है। आपको सही कथन जो है वो छांटना है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। लगभग 5 से 10 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं, ताकि आप पर जो प्रश्न है उनको पढ़ सकें और सही कथन का जो है वो चयन कर सकें। तो चलिए बात करते हैं अब उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन वाला सी जो है ये बिल्कुल सही होगा कि ये अफ्रीकी मूल के जो अमेरिकी हैं उनके खिलाफ नस्लीय जो भेदभाव है उसको खत्म करने के उद्देश्य से सुधार आंदोलन का एक मंच था। किसकी बात की जा रही है, नागरिक अधिकार आंदोलन की। तो नागरिक अधिकार आंदोलन ये आपका इसी के अंतर्गत जो है वो आ जाएगा। और ये आंदोलन सभी के लिए समान आचरण और अवसर की मांग के लिए जो है वो किया गया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भूकंप तरंगों का अध्ययन किया जाता है हाइड्रोग्राफ के द्वारा, बैरोग्राफ के द्वारा, सिस्मोग्राफ के द्वारा या थर्मोग्राफ के द्वारा। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आप सभी जानते हैं भूकंप तरंगों का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ जो है इसके द्वारा जो है वो किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्य ऑप्शन में यहाँ पर बैरोग्राफ सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो ये आपको अवश्य पता होना चाहिए। बैरोग्राफ आप कहते हैं वायु दाब मापी को। बहुत से ऑप्शन में आपको बैरोग्राफ देखने को मिलता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो आप कह सकते हैं बैरोग्राफ या वायु दाब मापी जो है, जिसके द्वारा जो वायुमंडल है उसके दबाव को जो है वो मापा जाता है। और जो वायुमंडल है उसको मापने के लिए जो बैरोमीटर होता है इसमें पानी, हवा अथवा जो पारा होता है उसका यूज जो है वो किया जाता है। इसके आविष्कारक कौन थे बैरोमीटर के, तो टॉरी सेली थे। टॉरी सेली जो है वो इसके आविष्कारक थे। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तीसरा, मेसोपोटामिया प्राचीन शहरों में से एक है जो अब निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। वर्तमान स्थिति को लेकर पूछा गया है। ईरान, इराक, अफगानिस्तान या भारत। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इराक जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो मेसोपोटामिया है ये आपका प्राचीन शहरों में से जो है वो एक आता है
और इराक में जो है वो स्थित है। और व्यापक रूप से यदि बात करें तो पश्चिमी दुनिया की जो सभ्यता वाले स्थान है उनमें से इसे एक जो है वो माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा, विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, काफी बार जो प्रीवियस एग्जाम है, क्योंकि जब नई चर्चा में यह बुक आई थी तो बहुत ज्यादा पूछी जाती थी। चार ऑप्शन है, सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय, खुशवंत सिंह या एपीजे अब्दुल कलाम। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि विंग्स ऑफ फायर जो है किसकी पुस्तक है। बात करते हैं उत्तर की तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हीं की जो है ये पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, नाम इनका अवश्य ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा, महिलाओं की स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण थी 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, 21वीं सदी में या 18वीं सदी में। चार ऑप्शन है। एक अनुमानता के तौर पर आपको बताना है 21वीं सदी अभी चल रही है, 20वीं सदी बीत गई है और 19वीं सदी और उससे पहले, जब सभी जो कुरीतियां थी वो व्याप्त थी, जैसे कि आपका बाल विवाह, सती प्रथा। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन को छांटना है। बात करते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर ए 19वीं सदी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी समय में जो महिलाओं की स्थिति थी, आप कह सकते हैं बहुत चुनौतीपूर्ण थी, या कह सकते हैं अच्छी जो है वो नहीं थी। तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? पेरिस में, लंदन में, मुंबई में या न्यूयॉर्क में। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो एबीसीडी में से आपका ऑप्शन नंबर सी मुंबई जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दलाल पथ जो है, या दलाल, इसी को स्ट्रीट हिंदी इंग्लिश में लिख दिया है, इसको पथ भी करके लिख कर पूछा जाता है। तो दलाल पथ जो है आपका जो मुंबई है इसके मध्य बिंदु में कह सकते हैं स्थित है। और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का स्थान भी जो है यही है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है? भारत, ब्रिटेन, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। तो आपको बताना है कि कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन जो है वो करता है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक जो है वो है। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा विंड फार्म कहाँ है? विंड फार्म क्या होता है? आप देखते हैं बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, यही पवन ऊर्जा से जो है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, तो बहुत बड़े बड़े पंखे जो लगे होते हैं वो आपका जो विंड फार्म है उसके ही अंतर्गत आता है, जहाँ पर पूरा सिस्टम बना होता है जो पवन ऊर्जा है उससे विद्युत ऊर्जा में जो है वो प्राप्त करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे बड़ा जो है आपका रॉस्को विंड फार्म है। और जो रॉस्को विंड फार्म है, सबसे बड़ा विंड फार्म ये यही है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ही जो है वो स्थित है। स्पेलिंग मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ROSCOE, रॉस्को विंड प्रोजेक्ट या फॉर्म कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो है वो यहीं पर स्थित है आपका यूनाइटेड स्टेट में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखते हैं अपना अगला प्रश्न आठवां। प्रश्न कह रहा है कि साधारण हलवाओं को तमिल क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? वेल्लार, उजावर, कदेसियार या एदमाइस। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कि कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी उजावर जो है वो सही हो जाएगा। तो उजावर जो है इसके रूप में जो है वो जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं नवा, कि पृथ्वी जिन गैसों की एक परत से घिरी हुई है उसे क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं, नाइट्रोजन कहते हैं, वातावरण कहते हैं या वायुमंडल कहते हैं। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि पृथ्वी जिन गैसों की एक परत से घिरी हुई है उसे जो है वो क्या कहते हैं। बात करते हैं उत्तर की तो आपका स्पष्ट रूप से ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि उसे हम वायुमंडल के नाम से जो है वो
जानते हैं। पृथ्वी जो गैस है उसकी एक परत से घिरा हुआ है, इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। और जो ये वायुमंडल है वो हमें जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं उसके भी हानिकारक प्रभाव से बचाता है। ओजोन परत भी हमें बचाती है, परंतु कहीं ना कहीं जो ओजोन परत है उसमें ही आपका वायुमंडल भी आ रहा है, तो अलग अलग गैसें हैं, तो कहीं ना कहीं वहां से भी आप कह सकते हैं कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से जो है वो बचाता है, क्योंकि ओजोन लेयर भी आपकी वायुमंडल का एक हिस्सा है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां कि चंद्र ग्रहण में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन जो है वो किसके बीच में होता है। चंद्रमा सूर्य के बारे में पहला ऑप्शन में लिखा है, फिर चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी होती है, पहले में चंद्रमा होता है। इस टाइप से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो चंद्र ग्रहण कब होता है, तो आप इसको एक चित्र से समझिए ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। ये आपका जो है वो छोटा सा चंद्रमा हो जाएगा, उससे बड़ी जो है आपकी पृथ्वी हो जाएगी, और सबसे बड़ा आपका सूरज हो जाएगा। ये जो सूरज से आने वाली किरणें होती हैं, ये आपकी जो पृथ्वी है इसकी ओर जाती हैं, और जब सूरज और जो पृथ्वी है यानी कि प्लैनेट है, और ये आपका चंद्रमा है, इसको सी से लिख देते हैं या मून लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप कह सकते हैं सूरज और चंद्रमा के बीच आपकी पृथ्वी आ जाती है, तब आपका क्या होता है चंद्र ग्रहण। क्यों? क्योंकि सूरज से आने वाली जो किरणें होंगी वो आपकी इस पृथ्वी जो है इस पर गिरेंगी, पीछे चंद्रमा आपका छिप जाएगा, तो इस जो पृथ्वी है उसकी इस पर प्राच्छाया पड़ेगी, ना कि उसकी रोशनी आएगी, यानी कि आपका जो चंद्रमा है उसमें ग्रहण लग जाएगा। उस टाइप से भी आप देख सकते हैं, चंद्रमा जो है उसमें ग्रहण लग जाएगा, चंद्रमा पर अंधेरा हो जाएगा, तभी आपका चंद्र ग्रहण होता है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी होती है। और ये जो घटना होती है वो आप कह सकते हैं केवल पूर्णिमा के दिन ही जो है वो घटित होती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जो मिश्रण से मिट्टी और पानी को अलग करती है? क्लोरीनीकरण, निस्पंदन, आसवन या अपकेंद्रण। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। एससीईआरटी की बुक में जो चैप्टर वाइज मैंने आपको प्रश्न कराए थे वहां से ये प्रश्न पूछा गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि निस्पंदन क्या होता है, और यही आपका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। एक मिश्रण जो है उसको मिट्टी और पानी के रूप में अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम निस्पंदन के नाम से जानते हैं। और रसायन शास्त्र में यदि बात करें तो जो निस्पंदन है ये आपका विभिन्न रासायनिक जो रचनाएं होती हैं उसकी सामग्री के विभाजन के लिए यूज में आता है या आवश्यक होता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां कि भूपटल का अधिकतम भाग बना है अवसादी चट्टानों के द्वारा, आग्नेय चट्टानों के द्वारा, रूपांतरित चट्टानों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि भूपटल का अधिकतम भाग किससे जो है वो बना हुआ है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अवसादी चट्टानों के द्वारा जो है वो बना हुआ है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13वां, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा धान उत्पादक है? आपको क्या बताना है? धान उत्पादक, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से धान उत्पादन जो है उसमें जो है वो कौन सा देश दुनिया में सबसे पहले नंबर पे है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका चीन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत के जो प्रमुख धान उत्पादन यदि क्षेत्र जो है उनकी बात करें तो आपका जो है वो पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। देखिए यहाँ पर तो पूरे विश्व स्तर पर पूछा जा रहा है, तो पूरे विश्व स्तर पर यदि पूछा जाए धान उत्पादक में तो आपका चाइना ही आता है। और भारत का कौन सा नंबर आता है? तो भारत का तो दूसरा नंबर आता है। परंतु भारत के अंतर्गत ज्यादातर आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि भारत के अंतर्गत यदि पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल जो है वो अग्रणी है धान उत्पादन में, और दूसरे नंबर पर जो है वो उत्तर प्रदेश का नंबर जो है वो आता है। अब ये बात करते हैं कि कितने मिलियन मैट्रिक टन जो है उसका उत्पादन चाइना और भारत करता है। चीन की बात करें तो ये जो है वो 204.3 मिलियन मैट्रिक टन जो है उसका उत्पादन करता है, और भारत की बात करें तो वो 152.6
मिलियन मीट्रिक टन जो है उसका उत्पादन करता है। और तीसरे नंबर पर नाम आता है इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया नाम ध्यान रखिएगा, वो 69.0 जो है मिलियन मीट्रिक टन जो है उसका उत्पादन करता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14 कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? मिजोरम, केरल, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन है, आप जानते अवश्य होंगे क्योंकि ये प्रश्न काफी बार जो है पूछा जाता रहा है, जो जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें है। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी केरल जो है वो सही हो जाएगा। केरल में सबसे ज्यादा जो है वो साक्षरता दर जो है वो है। और प्रतिशत की यदि बात करें कि लगभग कितने परसेंट जो है वो साक्षरता दर है, तो 93.91% तक आप कह सकते हैं परसेंट तक जो है यहाँ पर साक्षरता दर जो है वो देखने को मिलती है। इसके बाद जो है नंबर आता है मिजोरम का। मिजोरम में साक्षरता दर देखने को मिलती है 91.58%। ये जो है वो अलग अलग ध्यान रख सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15 कि दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी जो है वो कब बनी? 4 ऑप्शन है, 1905, 1906, 1912 या 1919। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी 1912 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्चुअल में 1911 तक जो है वो कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी जो है वो थी। कोलकाता जो है वो ब्रिटिश भारत की राजधानी थी, परंतु 1912 में कोलकाता से राजधानी जो है उसको दिल्ली जो है वो स्थानांतरित जो है वो कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16वां, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी जो है वो बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी जो राजधानी है वो जो है वो बनाया। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। 4 ऑप्शन है, बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सही हो जाएगा। यही सेम प्रश्न मैंने आपको पहले भी कराया था, परंतु वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन में नहीं था, वहां पर क्या ऑप्शन में था? उदयन। तो ये दोनों अलग अलग उत्तर क्यों हैं इसको भी समझिए, यदि आपको वो प्रश्न याद होगा, क्योंकि प्रश्न अभी जस्ट पहले पार्ट में नहीं आया था, काफी पहले, जितने 51-52 पार्ट में हम पहुंच गए हैं, तो काफी पहले पार्ट में आया था। तो सारी चीजें एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, समझते हैं। तो देखिए, जो पाटलिपुत्र है ये आपका जो वर्तमान में पटना है इसी का जो है वो नाम था। तो ये इसका नाम था। इतिहास के अनुसार जैसा बताया जाता है, तो सम्राट जो अजात शत्रु थे, कौन? सम्राट अजात शत्रु। तो सम्राट जो अजात शत्रु थे इसके उत्तराधिकारी थे, जिनका नाम क्या था? उदयन या उदयन कह सकते हैं। तो ये जो है इनका नाम था, जो अजात शत्रु के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने अपनी जो राजधानी है उसको, जो राजगृह है, इनकी राजधानी पहले क्या थी? राजगृह। तो इससे जो है इन्होंने पाटलिपुत्र जो है उसमें स्थानांतरित जो है वो किया था। तो आपसे प्रश्न यदि पूछा जाए सबसे पहले किसने स्थानांतरित किया था, या ऑप्शन में ये सब ना देखकर उदयन हो, तब आपको टिक उदयन ही जो है वो करना है, क्योंकि नाम आपको यही देखने को मिलता है। तो अजात शत्रु जो है, जो कि उसके उत्तराधिकारी उदयन जो है, उसने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र जो है वो स्थानांतरित किया था। परंतु बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य है, जो कि यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है, बाद में चंद्रगुप्त जो मौर्य है इसने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर जो पाटलिपुत्र है इसको अपनी राजधानी जो है वो बनाया था। तो इस प्रकार से राजधानी जो है वो बनी है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17 की ओजोन परत की कमी से क्या परिणाम हो सकता है? ऑक्सीजन की औसत सघनता कम हो जाएगी, या पृथ्वी की सतह पर पराबैंगनी जो विकिरण है उसकी मात्रा में वृद्धि होगी, या फिर ध्रुवीय बर्फ पिघलने के कारण समुद्र का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ जाएगा, या पृथ्वी की सतह के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। देखिए, फर्क तो बहुत से पड़ेंगे, परंतु सबसे उपयुक्त कथन का आपको जो है वो यहाँ पर चयन करना है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सबसे बेस्ट होगा कि पृथ्वी की सतह पर पराबैंगनी जो विकिरण है
उसकी मात्रा में वृद्धि होगी और उससे आप कह सकते हैं जो बर्फ पिघलने वाले अलग-अलग ऑप्शन है, वो सब इसी बी वाले पॉइंट के अंतर्गत आ जाएँगे क्योंकि बी वाला भी आपका ऑप्शन कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग का एक असर है तो देखने को मिल सकता है, परंतु आपको सबसे उपयुक्त कथन का चयन जो है वो करना था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18 कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदंब, चेर, चोल या पांड्य 4 ऑप्शन है। बताना है आपको कि इन चारों में से कौन-सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए कदंब जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका कह सकते हैं जिसका उल्लेख जो संगम साहित्य है उसमें जो है वो नहीं हुआ है। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे जैसे कि सभी वीडियो में आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए अच्छे-अच्छे प्रश्न इसी प्रकार प्रैक्टिस कराता रहूँ। उसके साथ-साथ चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से आप नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। देखते हैं अपना प्रश्न 19। भारतीय संसद डैश से बना होता है? लोकसभा और राज्यसभा से, लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा से, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा और विधान परिषद से या लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से। 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। आप सभी जानते हैं क्या कि भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है इन तीनों से जो है वो मिलकर जो है वो बनी होती है। और भारतीय संसद की विशेषता के संबंध में आप कह सकते हैं कि भारत की जो संसद है उसमें ऊपरी सदन और निचली सदन होती है और जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का प्रमुख होता है जिसके पास संसद के किसी भी सदन को बुलाने या उसे सत्रावसान करने या कह सकते हैं लोकसभा को भंग करने ये सभी अधिकार जो है वो प्राप्त होते हैं। चलिए देख लेते हैं अब अपना वो प्रश्न जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि हेमंत सांग जो है उसकी भारत में यात्रा के समय सूती जो कपड़े हैं उनके उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर जो है वो कौन सा था? 4 ऑप्शन है वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या कांची। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा सही होगा? जो अपना उत्तर है वो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी के फॉर्म में भी बता सकते हैं आप या नाम भी जो है वो बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। इसका आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो कल मिलते हैं इसी पार्ट के नेक्स्ट पार्ट में इसके आंसर के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।